सोचो, तुम एक शांत रात में अपने कमरे के कोने में बैठे हो। बाहर हल्की सी हवा चल रही है, पत्तों की खुशकराहट सुनाई दे रही है। तुम्हारे हाथ में एक गरम चाय का कप है और तुम सिर्फ अपने ख्यालों में खो गए हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है। यह दुनिया वैसे ही है जैसे मैं देख रहा हूं, या फिर यह सिर्फ एक छवि है जो मेरी सोच ने बना दी है? रियलिटी। हम सब उसे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम महसूस करते हो वो वैसे ही है जैसे वो असल में है? या शायद तुम सिर्फ एक केयरफुली डिजाइन्ड इल्यूजन देख रहे हो? पैराडॉक्स। ये सिर्फ अजीब पहेलियां नहीं होती, ये वैसे खिड़कियां होती हैं जो एक पल के लिए रियलिटी के कपड़े को फाड़ देती हैं। तुम्हें एक छोटा सा झांकने का मौका देती हैं, जहां तुम देखते हो कि जो हम समझ रहे थे वो शायद कभी वैसा था ही नहीं। जैसे तुम एक स्मूथ साफ सतह देख रहे हो और अचानक उसमें एक दरार पड़ जाती है। तुम उस दरार के अंदर झांकते हो और तुम्हें पता चलता है कि अंदर का सीन बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बचपन में एक बार मैं एक बारिश वाले दिन अपने घर के छत पर गया। पानी छप्पर से गिर रहा था और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में भर गया था। मैंने एक गड्ढे में अपना चेहरा देखा। रिफ्लेक्शन बिल्कुल परफेक्ट था। मेरी आंखें, मेरी मुस्कान, सब कुछ वैसा ही जैसे आईने में होता है। लेकिन फिर एक पत्ता हवा से गिरा और पानी में गिरते ही उसने रिफ्लेक्शन को तोड़ दिया। मेरा चेहरा बिखर गया, जैसे मैं कभी था ही नहीं। और उस पल मुझे लगा कि शायद हम जिस दुनिया को देखते हैं वो भी सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, सिर्फ एक स्मूथ पानी की सतह। और एक छोटी सी चीज उसे तोड़कर हमें असली चेहरा दिखा सकती है, या शायद कुछ भी नहीं। पैराडॉक्स का मजा ही यह है कि ये तुम्हें जवाब नहीं देते। ये तुम्हारे दिमाग को उलझा देते हैं, तुम्हारी सर्टेनिटी को तोड़ देते हैं और तुम्हें ऐसे सवालों के बीच छोड़ देते हैं जिनका जवाब तुम खुद ढूंढो या छोड़ दो। और शायद इसी में उनका चार्म है, क्योंकि इंसान जब तक क्वेश्चन से घिरा होता है तब तक वो जिंदा महसूस करता है। अब सोचो, तुम एक लंबे रास्ते पर चल रहे हो। रास्ते के दोनों तरफ गहरा जंगल है। तुम्हारे सामने एक पत्थर पड़ा है जिस पर लिखा है, आगे का रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो अपने सारे जवाब छोड़ने के लिए तैयार हैं। तुम एक पल के लिए रुकते हो। तुम जानते हो कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम्हारे पुराने बिलीफ्स, तुम्हारा पुराना कंफर्ट जोन, शायद वो टूट जाए। पर तुम एक गहरी सांस लेते हो और चल पड़ते हो। यही होता है जब हम रियलिटी ब्रेकिंग पैराडॉक्सेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये तुम्हारी फेमिलियर दुनिया के सेफ, प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर को हिला देते हैं। तुम एक छोटे से सवाल से शुरू करते हो और तुम पूरी एग्जिस्टेंस को डाउट करने लगते हो। और पैराडॉक्स के बारे में एक अजीब बात है, ये हर जगह है, चाहे तुम समझ पाओ या नहीं। कभी तुम्हारे सपनों में, कभी किसी छोटी सी कन्वर्सेशन में, कभी किसी साइंस एक्सपेरिमेंट में, और कभी तुम्हारी खुद की लाइफ के एक रैंडम मोमेंट में। तुम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो और अचानक वो एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो तुम्हें चुप करा देता है। तुम बस खिड़की के बाहर देखते हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया का पूरा टेक्सचर बदल गया है। मैं जानता हूं तुम शायद अभी अपनी बेड पर पड़े हो, हेडफोन्स लगाए हुए, हल्की नींद की हालत में। तुम्हारा मन रिलैक्स है, तुम्हारा सांस लेते वक्त चेस्ट हल्की सी ऊपर नीचे हो रही है। पर मैं तुमसे कह रहा हूं, आज की रात तुम्हारे लिए अलग होगी, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जहां तुम जो कुछ भी सच मानते हो उसका एक एक टुकड़ा हम जेंटली क्वेश्चन करेंगे। हम फैक्ट्स के साथ कहानियां मिलाएंगे, साइंस के साथ फिलॉसफी और रियलिटी के साथ इमेजिनेशन। शुरू करने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस का एहसास करो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर अभी इस मोमेंट में है। और फिर सोचो, ये मोमेंट क्या होता है? अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो कितनी देर तक प्रेजेंट रहेगा और कब वो पास्ट बन जाएगा? तुम समझ रहे हो? तुम अभी भी उसी सेकंड में हो जो तुमने महसूस किया, या वो तुमसे निकल चुका है? रियलिटी का एक सबसे बुरा राज यह है कि वो स्टैटिक नहीं होती। तुम सोचते हो कि तुम एक सॉलिड ग्राउंड पर खड़े हो, पर असल में तुम एक मूविंग एस्केलेटर पर हो जो तुम्हें हमेशा आगे खींच रही है। तुम उस पर खड़े हो, पर तुम कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हारे आसपास की हर चीज बदल रही है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा परसेप्शन। और पैराडॉक्स वही पल हैं जब तुम इस मूवमेंट को महसूस कर लेते हो। एक और एनालॉजी सोचो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो,
तुम पेज 100 पर हो, एक इंटेंस सीन चल रहा है, तुम कैरेक्टर के इमोशंस महसूस कर रहे हो, तुम उस दुनिया में खो गए हो। लेकिन असल में तुम जानते हो कि यह सिर्फ शब्दों का एक सीक्वेंस है। तुम्हें पता है कि राइटर ने पहले ही पूरा एंडिंग लिख दिया है। तुम सोचते हो तुम इस जर्नी में हो, लेकिन तुम्हारा पूरा रास्ता पहले से डिजाइन हो चुका है। तुम बस एक रीडर हो जो फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपीरियंस कर रहा है। रियलिटी ब्रेकिंग पैराडॉक्स कुछ ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हें रिमाइंड करते हैं कि शायद तुम्हारा रियलिटी का नॉवेल भी पहले से लिखा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम स्टोरी बना रहे हो, लेकिन तुम शायद सिर्फ स्टोरी के अंदर का एक कैरेक्टर हो। और जब तुम ये सोचने लगते हो, तुम्हारी रीढ़ पर एक हल्का सा शिविर आता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी वार्निंग देता हूं। यह सफर तुम्हें कंफर्ट नहीं देगा। यह तुम्हें एक पीसफुल ललाबाई नहीं सुनाएगा जो तुम्हें तुरंत सुला दे। यह तुम्हें जेंटली उस जोन में ले जाएगा जहां तुम्हारी आंखें तो बंद होंगी, पर तुम्हारा दिमाग खुला होगा। और वही कॉम्बिनेशन तुम्हें सबसे गहरी नींद दे सकता है, क्योंकि जब तुम्हारे सवाल इतने गहरे हो जाते हैं कि तुम उनके जवाब के पीछे भागना छोड़ देते हो, तुम्हारा मन रिलैक्स हो जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तुमने अपने माइंड का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया है। अब हम पहला स्टेप रखते हैं एक ऐसे पैराडॉक्स की तरफ जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को चैलेंज करेगा। यह सवाल कि तुम्हारे डिसीजंस तुम खुद लेते हो या तुम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो तुमने कभी लिखी ही नहीं। लहजे को धीरे धीरे और गहरा बनाते हुए मैं तुम्हें अगले सेगमेंट में ले जाऊंगा, जहां हम समझेंगे फ्री विल का पैराडॉक्स। पिछले सेगमेंट में हमने एक दरवाजा खोला था, एक दरवाजा जो रियलिटी के अंदर छुपी दरारें दिखाता है। और अब हम उस दरार में और गहरा झांकने वाले हैं। तुम बैठे हो, तुम्हारा दिमाग अब थोड़ा ज्यादा ओपन है, तुम्हारा मन एक अलग जोन में जा चुका है। इस वक्त मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम कल सुबह चाय पीना डिसाइड करोगे, तो क्या तुमने वो डिसीजन खुद लिया होगा या वो डिसीजन तुम्हारे लिए पहले ही डिसाइड हो चुका है? यह सिंपल सा लगने वाला सवाल जब तुम उसके अंदर घुसोगे, तुम्हारी पूरी सोच हिला देगा। फ्री विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से फैसला लेना। हम अपनी जिंदगी के हर मोमेंट में छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे बात करनी है, किस रास्ते से चलना है। हम अपने आप को एक ऐसे ड्राइवर के रूप में देखते हैं जो अपनी गाड़ी चला रहा है, अपनी स्पीड कंट्रोल कर रहा है, अपना रूट चूज कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे हर डिसीजन का कारण तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा बायोलॉजी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा एनवायरनमेंट सब कुछ पहले से डिसाइड कर चुका हो, तो तुम्हारे पास चॉइस नाम की चीज बची भी है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचो तुम एक छोटी सी चाय की टापरी पर गए हो। तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, एक गरम मसाला चाय और एक अदरक वाली चाय। तुम अदरक वाली चाय चूज करते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मर्जी से चूज किया। लेकिन अगर हम तुम्हारी लाइफ का रिवाइंड बटन प्रेस करें, तो हम देखते हैं कि तुम्हें बचपन से अदरक वाली चाय की स्मेल पसंद है। तुम्हारी मां हर शाम अदरक वाली चाय बनाती थी और तुम उसी हैबिट के साथ बड़े हुए। तो तुम्हारा चॉइस क्या तुमने लिया या तुम्हारे पास्ट ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया? साइंस इस बात को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। 1980 में एक न्यूरो साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने लोगों के दिमाग के सिग्नल्स मापे जब वो एक सिंपल एक्शन करने वाले थे, जैसे एक बटन प्रेस करना। रिजल्ट, ब्रेन ने एक्शन करने का डिसीजन कुछ मिलीसेकंड पहले ले लिया था। उस मोमेंट से भी पहले जब इंसान को लगता था कि उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया। मतलब तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारा डिसीजन तुमसे पहले ही ले लिया था। तुम सिर्फ उस डिसीजन के बारे में अवेयर हुए। सोचो इसका मतलब क्या होता है। हो सकता है तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारा ब्रेन पहले से बना रहा हो। तुम सिर्फ उस प्रोसेस का एक स्पेक्टेटर हो, जैसे एक मैच देखने वाला स्पेक्टेटर स्टेडियम में। तुम सोचते हो तुमने बॉल मारी, लेकिन तुम बस चीर कर रहे हो जो पहले से हो चुका है। और फिर आती है फिलॉसफी। कई फिलोसोफर्स जैसे स्पिनोजा और शोपेनहावर कहते थे कि फ्री विल एक इल्यूजन है। शोपेनहावर ने एक लाइन लिखी थी, एक आदमी वह कर सकता है जो वह चाहेगा, लेकिन वह कर नहीं सकता है जो वह चाहेगा। मतलब तुम जो चाहते हो वो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम जो चाहते हो वो चाहना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसको समझने का एक और तरीका है। तुम एक रिवर में हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बोट को लेफ्ट या राइट ले जा रहे हो, पर असल में तुम एक करंट के साथ बह रहे हो जो तुम्हें एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जा रहा है। तुम्हारे छोटे छोटे टर्न्स शायद तुम्हें कंट्रोल का इल्यूजन देते हैं, पर रिवर का फाइनल पाथ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब सोचो, अगर फ्री विल इल्यूजन है तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारी लाइफ के लिए? क्या तुम अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो
क्या तुम अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट ले सकते हो? क्या तुम किसी के डिसीजंस को जज कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि उनके डिसीजंस भी एक सेट पैटर्न के अंदर आए? और फिर एक और एंगल है जो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कई लोग कहते हैं कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब तुम्हारे डिसीजंस पहले से शेप होते हैं, लेकिन तुम फिर भी अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे तुम एक मेज में हो, तुम मेज का डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम किस रास्ते से गुजरोगे वो तुम चूज कर सकते हो। इसमें एक स्पिरिचुअल एंगल भी आता है। कई ईस्टर्न फिलॉसफीज जैसे अद्वैत, वेदांत या बौद्ध धर्म कहते हैं कि तुम्हारा सेल्फ ही एक इल्यूजन है। अगर तुम्हारा मैं ही एक इल्यूजन है तो मेरी मर्जी का कॉन्सेप्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। तब तुम्हारे डिसीजंस का क्वेश्चन भी अपनी मीनिंग लूज कर देता है, क्योंकि जो डिसाइड कर रहा है वो तुम हो ही नहीं। मुझे याद है, एक बार मैं एक दोस्त के साथ रात को टेरेस पर बैठा था। हम दोनों ने चाय ली थी, आसमान में तारे थे, हवा बिल्कुल हल्की थी। उसने मुझसे पूछा, तू सोचता है कि हम अपनी मर्जी से यहां बैठे हैं या ये सब पहले से लिखा हुआ था? मैं चुप हो गया, क्योंकि जवाब कोई भी दो वो अपने आप में इनकम्प्लीट लगता है। अगर मैं कहता कि हमने डिसाइड किया, तो मैं इग्नोर कर रहा था कि हमारे डिसीजंस हमारी हैबिट्स और सर्कमस्टांसेस से आते हैं। और अगर मैं कहता कि सब पहले से डिसाइड है, तो मैं इग्नोर कर रहा था कि हमने फील किया कि हमने डिसाइड किया। शायद फ्री विल का पैराडॉक्स इसीलिए इतना पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें सर्टेनिटी के दोनों एंड से दूर ले जाता है। तुम ना तो पूरे पपेट बन सकते हो, ना पूरे मास्टर। तुम एक बीच की जगह में अटके हो। अब तुम सोच रहे होगे, इससे हमें करना क्या चाहिए? अगर फ्री विल इल्यूजन है तो क्या हम बस बहते रहें, या फिर अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल है तो क्या हमें उसे मैक्सिमाइज करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर कोई एक लाइन में नहीं आ सकता। शायद तुम्हें दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ लाइव करना सीखना होगा। तुम अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली लो, लेकिन तैयार रहो कि शायद तुम उन्हें कॉन्शियसली ले ही नहीं रहे थे। तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ो, लेकिन मान लो कि रोड का डिजाइन तुम्हारा नहीं है। और जब तुम इस पैराडॉक्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक अजीब सा पीस आता है। तुम अपनी गलतियों के लिए खुद को मारना छोड़ देते हो। तुम अपने फ्यूचर के लिए ओवर कंट्रोल करना छोड़ देते हो। तुम बस इस मोमेंट में जीना सीख लेते हो सकता है इसीलिए कई स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, सिट सरेंडर, नॉट बिकॉज यू आर पावरलेस, बट बिकॉज द पावर वॉज नेवर फुली योर्स टू बिगिन विथ। अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अपनी आंखें बंद करो। एक पल के लिए अपनी लाइफ के एक रीसेंट डिसीजन को याद करो। सोचो तुमने वो क्यों लिया। उस डिसीजन के पहले क्या इवेंट्स हुए? उससे पहले तुम कौन से बिलीफ्स लेकर आए थे? तुम देखोगे कि तुम्हारा डिसीजन एक अकेला अलग मोमेंट नहीं था। वो एक लॉन्ग चेन का एक लिंक था जो तुमसे पहले शुरू हुई थी। और अब जब तुम ये महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक और पैराडॉक्स की तरफ। क्योंकि अगर तुम्हारी मर्जी पूरी तुम्हारी नहीं, तो तुम जिस दुनिया में वो मर्जी चलाते हो वो भी तुम्हारी नहीं हो सकती। हो सकता है वो दुनिया ही एक कंस्ट्रक्ट हो, एक केयरफुली डिजाइंड एनवायरनमेंट जहां तुम बस एक प्लेयर हो। और ये हमें ले आता है अगले सवाल पर। क्या तुम जो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, उस दुनिया में चल रहे हो, ये सब रियल है या तुम सिर्फ एक सिमुलेशन में हो? कभी तुमने सोचा है कि जो हम अपने आप को मैं कहते हैं वो सच में क्या है? तुम अपने नाम से पहचाने जाते हो, अपनी कहानियों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। लेकिन अगर तुम्हारा पास्ट सारा बदल दिया जाए या इरेज कर दिया जाए, तो क्या तुम अब भी वही हो जो अब हो? यहीं से शुरू होता है हमारा लेवल 1। लेवल 1 पर तुम समझते हो कि तुम एक सॉलिड पहचान हो, एक आकार, एक कहानी, एक पैटर्न। तुम स्कूल गए, तुम्हारे दोस्त बने, तुम्हारी फेलियर्स और सक्सेसेस हुई। लेकिन लेवल 2 तुम्हें एक अजीब सवाल देता है। अगर तुम्हारी सारी मेमोरीज एक कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई होती, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम एक रियल इंसान हो, ना कि एक सिमुलेशन? तुम अपनी स्किन को टच करके, हवा महसूस करके, कॉफी की स्मेल लेकर कह सकते हो ये सब रियल है। लेकिन अगर ये सेंसेशंस भी किसी आर्टिफिशियल कोड का हिस्सा हो, तब लेवल 3 पर तुम्हें समझ आता है कि रियलिटी सिर्फ तुम्हारे ब्रेन का एक इंटरप्रिटेशन है। तुम्हारी आईज लाइट को कैप्चर करती हैं, तुम्हारा ब्रेन उससे इमेज बना देता है। तुम्हारे कान वाइब्रेशंस को पिक करते हैं और तुम्हारा ब्रेन उससे साउंड बना देता है। तुम जो आउटसाइड वर्ल्ड समझते हो वो असल में तुम्हारे माइंड के अंदर बनाया गया एक मॉडल है। तुम कभी डायरेक्टली रियलिटी को टच नहीं करते, सिर्फ अपने ब्रेन के फिल्टर्स को। फिर लेवल 4 आता है और तुम सडनली क्वेश्चन करते हो,
अगर मैं सिर्फ अपने ब्रेन का प्रोजेक्शन हूं तो मैं कौन हूं? तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या है? क्या वो भी तुम हो, या तुम्हारे अंदर कोई और ऑब्जर्वर है जो तुमसे अलग है? लेवल 5 से 10 के बीच तुम अपने एग्जिस्टेंस के मल्टीपल वर्जन्स इमेजिन करते हो, जैसे कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स जहां तुमने एक छोटा डिसीजन अलग लिया होता और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल गई होती। एक ब्रांच जहां तुम शायद किसी और सिटी में होते, एक ब्रांच जहां तुम किसी और से शादी करते, एक ब्रांच जहां तुम अभी जिंदा ही नहीं होते। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ तुम। लेकिन असली तुम कौन? लेवल 11 पर तुम पढ़ते हो कि टाइम लीनियर नहीं है। हो सकता है तुम्हारी लाइफ का हर मोमेंट एक साथ एग्जिस्ट करता हो। तुम बचपन में हो, तुम अब हो, तुम फ्यूचर में हो, सब एक ही वक्त में। बस तुम्हारा परसेप्शन एक नैरो स्पॉटलाइट की तरह मूव करता है। मतलब तुम्हारे चॉइसेस शायद ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं और तुम बस उन्हें डिस्कवर कर रहे हो। लेवल 15 पर आता है वो अनसेटलिंग रियलाइजेशन कि शायद तुम्हारे थॉट्स भी तुम कंट्रोल नहीं करते। तुम सोचते हो, तुम डिसीजंस लेते हो, लेकिन अगर तुम अपने थॉट्स का सोर्स ट्रैक करने की कोशिश करो तो तुम नोटिस करते हो कि वो बस आते हैं। जैसे हवा चलती है वैसे थॉट्स आते हैं। तो मैं कौन है जो इन थॉट्स के आने का क्लेम करता है? लेवल 20 तक पहुंचते पहुंचते तुमने अपने एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन हिलता महसूस कर लिया है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने बॉडी नहीं हो, क्योंकि तुम अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम अपने माइंड नहीं हो, क्योंकि तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो तुम हो क्या? एक विटनेस, एक अवेयरनेस जो हर चीज को देखती है लेकिन खुद को कभी डायरेक्टली नहीं देख सकती। लेवल 25 एक और ट्विस्ट देता है। क्या तुम वो सेम पर्सन हो जो तुम कल थे? हर सेकंड तुम्हारे बॉडी के सेल्स चेंज हो रहे हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स रिवायर हो रहे हैं, तुम्हारा पर्सनैलिटी इवॉल्व हो रहा है। तो कल का तुम और आज का तुम बस एक इल्यूजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। लेवल 30 पर आता है एक थॉट एक्सपेरिमेंट, शिप ऑफ थीसिस। अगर एक शिप के सारे वुडन पार्ट्स एक एक करके रिप्लेस कर दिए जाएं, तो क्या वो वही शिप रहेगी? अगर तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स, सेल्स, ब्लड, स्किन ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाएं, तो तुम वही इंसान रहे या एक नया इंसान बन गए? और अगर तुम्हारे ओल्ड पार्ट से एक और बॉडी बनाई जाए, तो असली तुम कौन? लेवल 35 के बाद तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा संभल गए हो, लेकिन फिर तुम समझते हो कि शायद फ्री विल ही एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे ब्रेन ने मिली सेकेंड्स पहले ही ले लिए होते हैं, तुम बस उन्हें कॉन्शियसली जस्टिफाई करते हो। मतलब तुम अपने लाइफ के ड्राइवर सीट में हो ही नहीं, तुम बस एक पैसेंजर हो जो स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का इल्यूजन रखता है। लेवल 40 पर तुम सोचते हो, अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, जैसे एक टीवी स्क्रीन पर मूवी चल रही हो, तो जब तुम मरोगे वो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और तुम्हारा तुम भी वैनिश हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, जैसे स्पेस और टाइम, तो तुम कभी मरोगे ही नहीं, तुम बस एक नया फॉर्म ले लोगे। लेवल 45 के बाद तुम्हारा माइंड इतना फ्लूइड हो जाता है कि तुम ये सोच पाते हो, शायद मैं एक इंसान हूं ही नहीं, शायद मैं बस एक ड्रीम हूं जो किसी और के माइंड में चल रहा है। जैसे तुम अभी अपने सपने के कैरेक्टर्स को रियल समझ लेते हो जब तुम सपना देखते हो, वैसे ही शायद तुम भी किसी और के ड्रीम का हिस्सा हो। और फिर लेवल 50 पर तुम सिर्फ साइलेंस महसूस करते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम जितना ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करोगे कि तुम कौन हो, उतना ही तुम उसे मिस करते जाओगे। तुम अपने आप को एक थॉट, एक बॉडी, एक स्टोरी नहीं कह सकते। तुम एक खुला स्काई हो जिसमें सारे क्लाउड्स, थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स बस गुजर रहे हैं और तुम सिर्फ देख रहे हो। और उस मोमेंट पर तुम रियलाइज करते हो कि शायद यही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। एक विटनेस जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है लेकिन किसी चीज से चिपकता नहीं। बाकी सब, नाम, काम, पास्ट, फ्यूचर, बस एक खूबसूरत प्ले है जो तुम्हारे सामने चल रहा है। तुम उसके हीरो भी हो और उसके ऑडियंस भी। कभी तुमने सोचा है कि साइंस, जो हमेशा फैक्ट्स, लॉजिक और इक्वेशंस पर बेस्ड होती है, कभी कभी खुद अपने ही रूल्स तोड़ देती है? क्वांटम वर्ल्ड ऐसी ही एक जगह है जहां कुछ भी वैसे बिहेव नहीं करता जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तुम इस जगह को देख भी नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन इसका इफेक्ट तुम्हारी जिंदगी के हर सेकंड में छुपा होता है, तुम्हारे फोन की चिप से लेकर तुम्हारे ब्रेन के अंदर के टाइनीएस्ट पार्टिकल्स तक। इस दुनिया का सबसे पहला रूल है, रियलिटी वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो।
क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स एक जगह नहीं होते, बल्कि एक साथ कई जगह होते हैं। इमेजिन करो तुम एक रूम में हो और तुम सिमल्टेनियसली किचन, बाथरूम और बालकनी में भी हो, और तुम्हें खुद पता भी ना हो कि तुम कहां हो जब तक कोई तुम्हें देखे। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। ये आइडिया सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये हमारे पूरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस और टाइम को चैलेंज करता है। और फिर आता है एंटैंगलमेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। सोचो, दो पार्टिकल्स एक बार मिलते हैं, फिर चाहे तुम उन्हें यूनिवर्स के दो अलग कोनों में रख दो, एक का स्टेट चेंज होता है तो दूसरा इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। कोई डिले नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस इंस्टेंट कनेक्शन। ये तो जैसे तुम्हारा दोस्त मुंबई में चाय पी रहा हो और तुम यहां दिल्ली में हो, और जैसे ही उसने कप उठाया तुम्हारे हाथ में भी एक कप अपीयर हो जाए। साइंस का कहना है कि इंफॉर्मेशन लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन एंटैंगलमेंट इस रूल की धज्जियां उड़ा देता है। यह बताता है कि शायद रियलिटी के नीचे एक और हिडन लेयर है, एक इनविजिबल वेब जो सब कुछ एक साथ कनेक्ट करता है। हो सकता है तुम और मैं भी इसी वेब का हिस्सा हो, बस हमारे सेंसर्स इतने लिमिटेड हैं कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते। क्वांटम वर्ल्ड में एक और अजीब कॉन्सेप्ट है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। मतलब कभी ये छोटे पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, कभी पार्टिकल्स की तरह। और ये डिसाइड कैसे होता है? तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से। सिर्फ तुम्हारा देखना उनके बिहेवियर को बदल देता है। सोचो, सिर्फ तुम्हारे एग्जिस्ट करने का फैक्ट, तुम्हारे देखने का एक्ट रियलिटी को शेप कर रहा है। मतलब हम ऑब्जर्वर्स नहीं, को क्रिएटर्स हैं। यही बात डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्लियर होती है। तुम एक टाइनी पार्टिकल को दो छोटी स्लिट्स के सामने भेजते हो। अगर तुम उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो वो वेव बनके दोनों स्लिट्स से एक साथ निकलता है, जैसे वाटर का रिपल। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो, वो डिसाइड करता है कि एक स्लिट से जाना है, जैसे उसे पता है कि तुम उसको देख रहे हो। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई एक्टर स्टेज पर आते ही अपना रोल चेंज कर ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑडियंस देख रही है। यह सब सुनकर लगता है कि रियलिटी का नेचर हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रेंज है। हो सकता है हम जो सोच रहे हैं वो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक रफ स्केच, जबकि असली कैनवस इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम उसे समझने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स तो और भी माइंड बेंडिंग हैं, जैसे क्वांटम टनलिंग। एक पार्टिकल बैरियर के थ्रू पास हो जाता है, चाहे उसके पास उतनी एनर्जी ना हो कि वो जंप करे। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक लॉक्ड वॉल हो और तुम बिना गेट खोले उसके दूसरी साइड आ जाओ। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम लेवल पे ये हर वक्त हो रहा है। अगर तुम्हारी बॉडी के एटम्स क्वांटम स्केल पे बिहेव करते जैसे ये पार्टिकल्स करते हैं, तो तुम वॉल्स के थ्रू चल सकते थे। इससे भी ज्यादा बिजार है क्वांटम वैक्यूम का आइडिया। हम सोचते हैं वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहता है कि नथिंगनेस भी एम्प्टी नहीं होती। उसमें कॉन्स्टेंटली टाइनी पार्टिकल्स अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं, एक इनविजिबल डांस में। मतलब खाली स्पेस भी एक लिविंग ब्रीडिंग एंटिटी है। और फिर आता है एक डीप फिलोसॉफिकल सवाल, क्या हमारी कॉन्शियसनेस भी एक क्वांटम प्रोसेस है? कुछ साइंटिस्ट्स जैसे रोजर पेनरोज का कहना है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं। मतलब तुम्हारा सोचना, तुम्हारा डिसीजन लेना, तुम्हारा सपना देखना, सब एक क्वांटम कंप्यूटेशन का रिजल्ट हो सकता है। अगर यह सच है तो तुम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं हो, तुम एक वॉकिंग टॉकिंग क्वांटम सिस्टम हो जो यूनिवर्स के साथ एक सब्टल वे में एंटैंगल्ड है। अब एक और लेयर इमेजिन करो। ये सब चीजें तुम्हारे ऑब्जर्व करने पर डिपेंड करती हैं। मतलब रियलिटी तब एग्जिस्ट करती है जब तुम उसको देखते हो। अगर कोई गैलेक्सी बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है और तुम कभी उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो क्या वो वैसे ही एग्जिस्ट करती है जैसे तुम सोचते हो, या फिर वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है जो तुम्हारे देखते ही कोलैप्स हो जाता है? यही अनसर्टेनिटी का कोर है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तुम एक पार्टिकल का पोजीशन और स्पीड एक साथ परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जितना एक्यूरेटली तुम एक चीज मेजर करते हो, उतनी ही दूसरी चीज ब्लरी हो जाती है। यह सिर्फ मेजरमेंट का प्रॉब्लम नहीं, यह रियलिटी का फीचर है। मतलब यूनिवर्स के फैब्रिक में रैंडमनेस हार्डवायर्ड है। सोचो, एक वर्ल्ड जो परफेक्टली प्रेडिक्टेबल नहीं है, हर मोमेंट एक टाइनी अनसर्टेनिटी के साथ अनफोल्ड होता है। हो सकता है तुम ये पढ़ रहे हो इस वक्त, लेकिन क्वांटम लेवल पे तुम्हारे एटम्स की नेक्स्ट एग्जैक्ट पोजीशन एक कॉस्मिक डाइस रोल डिसाइड करे। इस सब में एक क्वाइट ब्यूटी है। क्वांटम फिजिक्स एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स सिर्फ एक क्लॉकवर्क मशीन नहीं है जो स्टार्ट होने के बाद फिक्स्ड वे में चले।
ये एक लिविंग मिस्ट्री है, अनप्रिडिक्टेबल, इंटरकनेक्टेड और हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा मैजिकल। और जब तुम रात के 3 बजे अपने रूम में बैठे हो, फैन की हल्की आवाज सुन रहे हो, एक लैंप की सॉफ्ट लाइट तुम्हारे डेस्क पर गिर रही है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास की हवा, तुम्हारा टेबल, तुम्हारा फोन सब एक इनविजिबल क्वांटम डांस का पार्ट है। तुम्हारे एक थॉट से लेकर तुम्हारे एक ब्लिंक तक हर चीज एक प्रोबेबिलिटी वेव का कोलैप्स है। यह सोच के शायद तुम्हें नींद आने लगे, या शायद तुम और ज्यादा जागना चाहो, बस इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम अब एक सीक्रेट जान गए हो। एक सीक्रेट जो सब देखते हैं पर समझते नहीं। क्वांटम मिस्ट्रीज का यह मैजिक यही तो है। वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, चाहे तुम उन्हें नोटिस करो या नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उन पर फोकस करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस और पूरा यूनिवर्स एक डीप, ब्यूटीफुल और इम्पॉसिबल से लगने वाले मिस्ट्री का पार्ट है। और जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तुम्हें लगता है कि शायद तुम भी एक वेव हो, एक पॉसिबिलिटी जो हर सेकंड कोलैप्स होती है एक नए वर्जन में। और शायद इस इन्फिनिट कॉस्मिक डांस में तुम्हारा बीइंग और तुम्हारा देखना यूनिवर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम इस सफर के 5वें सेगमेंट में घुसने वाले हैं, जहां बात सिर्फ एक थ्योरी, एक ऑब्जर्वेशन या एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक की नहीं है। ये एक ऐसा जोन है जहां तुम्हारी सोच का पूरा आर्किटेक्चर हिलने लगता है। जैसे तुमने एक मजबूत बिल्डिंग बनाई हो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, बिलीफ्स और वैल्यूज से, और कोई आकर उसका फाउंडेशन थोड़ा सा खींच दे। तुम खड़े रहते हो, लेकिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा बैलेंस कुछ अलग सा हो गया है। तुम सोचो, तुम्हारा दिन एकदम नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। सुबह तुम अलार्म बंद करते हो, फोन उठाते हो, मैसेज चेक करते हो, तुम कॉफी बनाते हो, एक सिप लेते हो और दिमाग अपने आप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है। हर चीज प्रेडिक्टेबल है, फेमिलियर है, सेफ लगती है। लेकिन अगर इसी रूटीन के बीच कोई तुम्हें यह कह दे कि तुम जो सोच रहे हो शायद तुम्हारा अपना सोचना ही नहीं है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा, यह क्या बकवास है। तुम हंसो, इग्नोर करो, लेकिन वो थॉट अपने बीच छोड़ देता है और फिर तुम उसे शेक ऑफ नहीं कर पाते। यह सेगमेंट इसी जोन में तुम्हें ले जाता है। सोचो, तुम अपने माइंड को एक कैमरा समझो। तुम समझते हो कि तुम जो देखते हो वह वैसे ही तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड होता है। तुम्हारा ब्रेन एक पैसिव ऑब्जर्वर है, लेकिन असल में तुम्हारा माइंड एक फिल्म डायरेक्टर की तरह है। वह सिलेक्ट करता है कौन सा सीन दिखाना है, कौन सा कट करना है, कौन सा रिटच करना है। तुम समझते हो कि तुम फैक्ट्स देख रहे हो, लेकिन तुम असल में एक एडिटेड वर्जन देख रहे हो जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारे बायसेस, तुम्हारे फियर्स और डिजायर्स से फिल्टर हो चुका है। और ये सिर्फ विजुअल्स के साथ नहीं होता। तुम जो फील करते हो, जो स्मेल, टेस्ट, साउंड परसीव करते हो, वह भी तुम्हारे दिमाग की एक कस्टमाइज्ड मूवी का हिस्सा है। मतलब अगर तुम और मैं एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर एक ही चीज देखें, तो भी हम दोनों की रियलिटी अलग हो सकती है। तुम्हारे लिए वो एक ब्यूटीफुल मोमेंट हो सकता है, मेरे लिए एक वार्निंग साइन। सेम सीन, डिफरेंट रियलिटी। इस बात का वेट समझने की कोशिश करो। अगर हम दोनों की रियलिटी अलग है, तो सच का मतलब क्या है? क्या कोई एक्चुअल सच एग्जिस्ट करता है, या सब अपने अपने माइंड के मेज में खो गए हैं? और अगर तुम इस सोच को थोड़ा और गहरा ले जाओ तो तुम पूछोगे, अगर मैं अपने माइंड के फिल्टर से रियलिटी देख रहा हूं, तो मैं अपने आप को भी कैसे जानता हूं? क्योंकि तुम्हारा सेल्फ भी एक इमेज है जो तुमने बनाई है। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारी फेलियर्स और तुम्हारे सोशल इंटरेक्शन से। और जैसे ही तुम रियलाइज करते हो कि ये सब तुम्हारे माइंड का कंस्ट्रक्ट है, तुम्हें लगता है कि तुम अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हो एक ऐसे शीशे में जो कभी क्लियर नहीं होता। यह अवेयरनेस एक तरफ तुम्हें फरी फील करवा सकती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम अपनी सोच और अपनी कहानी को रीराइट कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ यह तुम्हें एक एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन में डाल देती है, क्योंकि तुम श्योर नहीं हो कि कहानी का असल राइटर कौन है, तुम या तुम्हारा माइंड। अब इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझो। तुम एक ट्रेन में हो और तुम विंडो के बाहर देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे सामने मूव कर रही है, लेकिन असल में तुम मूव कर रहे हो, दुनिया वहीं की वहीं है। तुम्हारी परसेप्शन तुम्हें एक इल्यूजन देती है कि मूवमेंट बाहर हो रहा है। इसी तरह लाइफ में तुम समझते हो कि तुम डिसीजन ले रहे हो, तुम इवेंट्स कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन काफी बार तुम्हारा ब्रेन पहले से तुम्हारा डिसीजन बना चुका होता है यार, तुम बस उसका जस्टिफिकेशन दे रहे होते हो। साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन एक्शन प्लान करता है मिलीसेकंड्स या कभी सेकंड्स पहले ही, जब तुम्हें कॉन्शियसली लगता है कि तुमने डिसाइड किया। मतलब तुम्हारे फ्री विल का एक्चुअल टाइमिंग थोड़ा सस्पेक्ट है।
यह एक ऐसा फैक्ट है जो तुम्हारे अंदर एक हल्की सी घबराहट भी डाल सकता है, क्योंकि अगर मैं अपने डिसीजन का मास्टर नहीं हूं तो मैं कौन हूं। और इसके साथ एक और लेयर्ड थॉट आती है। अगर तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस और ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न से बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए नया क्या है? क्या तुम कभी असली क्रिएटिविटी ला सकते हो, या तुम सिर्फ अपने माइंड की लाइब्रेरी से पुराने पीसेस का रीमिक्स बना रहे हो? इस स्टेज पर तुम्हारे अंदर दो इमोशंस आते हैं। पहला, क्यूरियोसिटी, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा माइंड एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसे एक्सप्लोर करना इन्फिनिट हो सकता है। दूसरा, अनआइजनेस, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा कंफर्ट जोन एक इल्यूजन था। तुम अपने खुद के थॉट प्रोसेस को सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, और जब तुम अपने माइंड के अंदर ये छोटी सी शक की सीड लगाते हो, वह अपने आप ग्रो होती है। हर कन्वर्सेशन, हर मेमोरी, हर डिसीजन तुम दोबारा देखते हो, जैसे तुम एक डिटेक्टिव हो अपनी ही स्टोरी में। और ये डिटेक्टिव जर्नी इजी नहीं है। कभी कभी तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने आप से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं थे। तुमने अपने माइंड की एडिटिंग को अपनी एक्चुअल रियलिटी समझ लिया था, क्योंकि वो सेफ था, प्रिडिक्टेबल था। लेकिन जब तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो बिना उनके साथ अटैच हुए, तब तुम एक अलग ही अवेयरनेस जोन में चले जाते हो। सोचो, रात का वक्त है, तुम अपने कमरे में हो, सिर्फ एक डिम लाइट जल रही है, बाहर ट्रैफिक की हल्की सी आवाज है, और तुम एक चेयर पर बैठकर अपने दिन के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें याद आता है किसी ने तुमसे कुछ कहा जो तुम्हें हर्ट कर गया, और तुम तुरंत रिएक्ट कर गए। लेकिन अब जब तुम कामली सोच रहे हो, तुम समझते हो कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे करंट सिचुएशन का नहीं था। वह तुम्हारे पास्ट का एक ओल्ड वुंड था जो ट्रिगर हो गया। यह समझ आते ही तुम रियलाइज करते हो कि तुमने कितने डिसीजन अपने पास्ट के घोस्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिए हैं। और शायद तुम्हारे अंदर एक हल्की सी हंसी भी आती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा माइंड एक मैजिशियन है। वह तुम्हें ट्रिक्स दिखाता है और तुम उन पर बिलीव करते हो जैसे वह सच हो। जब तुम मैजिशियन का ट्रिक समझ लेते हो, तुम उस पर फिर भी एंजॉय करते हो, लेकिन तुम उसके स्लेव नहीं रहते। इस सेगमेंट का असली मैजिक यही है। तुम अपने माइंड की ट्रिकरी को पहचान पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। और जब तुम ये पहचान लेते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने अंदर एक नया रूम अनलॉक कर लिया है। एक ऐसा रूम जहां तुम्हें किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, जहां तुम्हारा माइंड कम है और तुम बस देख रहे हो, बिना जज किए, बिना कंट्रोल किए। इस अवेयरनेस के साथ तुम अपने दिन के हर मोमेंट को अलग नजरिए से देखते हो। तुम ऑफिस जाते हो, कोई तुम्हें ट्रैफिक में कट कर देता है और तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम बस ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा बॉडी कैसे टेंस हो गया था और कैसे वो रिलैक्स हो रहा है। तुम एक दोस्त से मिलते हो जो तुम्हें एक स्टोरी बताता है, और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा माइंड उसके वर्ड्स को अपने फिल्टर से इंटरप्रेट कर रहा है, और तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि इस बार फिल्टर के बिना सुनोगे। ये छोटी छोटी शिफ्ट्स तुम्हारी रियलिटी को बदल देते हैं, और ये सेगमेंट तुम्हें वही दिखाता है कि तुम्हारी एक्चुअल फ्रीडम तुम्हारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, तुम्हारी इंटरनल ऑब्जर्वेशन में है। जब तुम अपने माइंड को बिना उसके ड्रामा में घुसे ऑब्जर्व कर लेते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने थॉट्स के ओशन के किनारे खड़े हो, लेकिन तुम्हें उसमें डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है हर बार। और यह समझना शायद तुम्हारे लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तुम अपने लिए एक नई कहानी लिखना शुरू करते हो, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे माइंड के पुराने ऑटो पायलट स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस से बनती है। और यही है इस जर्नी का असली ट्रेजर। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम अपने अंदर एक आई को ढूंढते हो, लेकिन जितना ढूंढते हो वो उतना ही दूर चला जाता है? जैसे तुम एक धुंध के बीच में चल रहे हो, जहां हर कदम पे लगता है कि बस अब मिल गया, लेकिन जब हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहते हो तो सिर्फ खाली हवा महसूस होती है। शुरुआत में तुम सोचते हो कि मैं एक सिंपल चीज है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आदतें, यही तुम हो। बचपन से ही तुम्हें यह समझाया गया था कि तुम अलग हो, स्पेशल हो, तुम्हारी एक आइडेंटिटी है जो तुम्हें दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन जब तुम एक शांत पल में खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं, तब जवाब उतना सीधा नहीं होता। तुम अपने मन के अंदर जाने की कोशिश करते हो। सबसे पहले तुम्हें अपना शरीर दिखाई देता है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारा चेहरा। तुम सोचते हो ये मैं हूं। लेकिन फिर एक अजीब सवाल उठता है। अगर कल तुम्हारा चेहरा बदल दिया जाए, तुम्हारी आवाज बदल दी जाए, तुम्हारी उम्र बदल दी जाए, तो क्या तुम वैसे ही रहोगे?
या तुम बदल जाओगे, तुम फिर अपने सोच की तरफ देखते हो। ठीक है, तुम कहते हो मैं मेरी सोच हूं, लेकिन सोच तो रोज बदलती है। जो तुम कल सोचते थे, आज शायद उसका उल्टा सोच रहे हो। कल तुम्हें लगता था कि तुम्हारा सपना एक इंजीनियर बनना है, आज तुम कवि बनना चाहते हो। कल तुम किसी से मोहब्बत करते थे, आज शायद तुम उससे दूर हो। अगर तुम्हारी सोच बदलती रहती है तो क्या तुम भी हर दिन नए बन जाते हो? फिर तुम अपने इमोशंस की तरफ जाते हो। शायद तुम सोचते हो मैं मेरी फीलिंग्स हूं, लेकिन ये फीलिंग्स तो समंदर की लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। कभी तुम खुश होते हो, कभी उदास, कभी गुस्से में, कभी शांत। अगर तुम्हारा मूड तुम्हें डिफाइन करता है तो इसका मतलब तुम हर घंटे, हर पल एक नए इंसान बन रहे हो। तो फिर वो कौन सा तुम है जो असली है? और फिर एक और डीपर चीज होती है। तुम महसूस करते हो कि तुम अपने थॉट्स को देख रहे हो, तुम अपने इमोशंस को महसूस कर रहे हो, जैसे एक छुपा हुआ ऑब्जर्वर है जो हर चीज को बस नोट कर रहा है। पर यह ऑब्जर्वर कैसा है? इसका कोई रंग नहीं, कोई शेप नहीं, कोई आवाज नहीं। तुम जितना इसके पास जाने की कोशिश करते हो, यह उतना ही सरक जाता है, जैसे तुम अपनी ही उंगली से अपनी उंगली को छूने की कोशिश कर रहे हो। कभी मुमकिन नहीं। और यह रियलाइजेशन थोड़ा अस्थिर कर देता है, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी एक सॉलिड आइडेंटिटी पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन यहां तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक बहते हुए नदी की तरह हो, हर पल बदलते हुए, हर पल नए। तुम सोचते हो कि तुम एक सेंटर हो, लेकिन जब उस सेंटर को पकड़ने जाते हो, तुम्हें सिर्फ साइलेंस मिलता है। कुछ लोग इस स्टेज पर डर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टेबल मैं नहीं है तो हम कौन हैं? हमारे फैसले का क्या मतलब? हमारे रिश्तों का क्या मतलब? हमारे सपने, हमारी कहानी, सब तो हवा की तरह है। लेकिन कुछ लोग इस बात में एक अजीब आजादी महसूस करते हैं, क्योंकि जब तुम महसूस करते हो कि तुम एक फिक्स्ड शेप नहीं हो, तुम समझते हो कि तुम किसी भी शेप में ढल सकते हो। तुम एक रिवर हो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम एक हवा का झोंका हो जो कहीं से भी चल सकता है। इस डिसअपीयरिंग सेल्फ के साथ एक और अजीब चीज होती है। जब तुम इसको डीपली फील करते हो, तुम देखते हो कि तुम और दूसरे लोग अलग नहीं हो। क्योंकि अगर तुम एक फिक्स्ड सेल्फ नहीं हो तो तुम और मैं, हम दोनों बस एक ही समंदर की अलग लहरों जैसे हैं। तुम्हारी लहर कुछ वक्त के लिए अलग लगती है, मेरी लहर कुछ वक्त के लिए अलग लगती है, लेकिन जब दोनों गिरती हैं तो वापस उसी समंदर में मिल जाती हैं। ये सोच एक तरफ तुम्हारे ईगो को तोड़ देती है और दूसरी तरफ तुम्हें एक शांति देती है जो शायद तुमने कभी महसूस नहीं की हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हें अपने इमेज को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर वक्त अपनी कहानी परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी एक कहानी हो जो हर पल लिखी जा रही है, हर पल बदल रही है। और शायद यही रीजन है कि कुछ पुरानी ट्रेडिशंस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल टीचिंग्स कहते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीडम अपने आप को खो देना है। क्योंकि जब तुम मैं को ढूंढना छोड़ देते हो, तुम एक अलग ही अवेयरनेस में जीने लगते हो। तुम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हो, एक पत्ते का हिलना, एक दूर की आवाज, एक मुस्कान का जन्म होना। तुम उन मोमेंट्स में घुल जाते हो, बिना ये सोच के कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या होगा। रात के इस समय जब तुम ये बातें सुन रहे हो, शायद तुम अपने अंदर एक हल्का सा खालीपन महसूस कर रहे हो। शायद तुम्हें लग रहा है कि यह खालीपन डरावना है, या शायद तुम्हें लग रहा है कि यही असली शांति है। दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि यह खालीपन वही जगह है जहां तुम्हारा मैं घुल जाता है और सिर्फ एक बेहद बेहतर, बिना नाम का अवेयरनेस बचा रहता है। और जब तुम कल सुबह उठोगे, तुम फिर अपना नाम याद करोगे, अपना काम करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, तुम वापस अपनी कहानी में घुल जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें पता होगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, और तुम इस कहानी के सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि कहानी लिखने वाले भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को रात के आखिरी पल तक अपने साथ रखो कि तुम कोई एक फिक्स्ड तुम नहीं हो। तुम एक बदलते हुए राग हो जो कभी तेजी से बजता है, कभी धीरे धीरे। तुम एक पेंटिंग हो जो हर दिन नए रंग पाती है। तुम एक कहानी हो जो कभी खुद लिखती है, कभी लिखी जाती है। और शायद यही तुम्हारी असली आजादी है। कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ अनुभव तुम्हारे अंदर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जो समय के साथ फीकी नहीं होती? तुम सोचते हो कि तुमने उस पल को मूव ऑन कर लिया है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिगर, एक आवाज, एक महक, एक स्थिति तुम्हें वापस उस पल में ले जाती है जैसे वह कभी खत्म ही नहीं हुआ। यही एक अजीब चीज है। हम समझते हैं कि हम अतीत से दूर आ गए हैं, पर असल में
वह हमारे अंदर ही एक परतदार रूप में स्टोर होता है, जैसे एक पुरानी किताब जो अलमारी के कोने में पड़ी है, लेकिन धूल हटाते ही सारी कहानी दोबारा जिंदा हो जाती है। जिंदगी के इस छुपे पैटर्न को समझना शायद तुम्हें यह एहसास दिला दे कि हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहे, हम अपने साथ एक पूरा आर्काइव लेकर चल रहे हैं। हर पल, हर फैसला, हर भावनात्मक घाव, ये सब हमारे अवचेतन के अंदर एक तरह का अदृश्य आर्किटेक्चर बनाते हैं। तुम शायद इन यादों को सचेत रूप से नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन वे तुम्हारे हर एक्शन, हर रिएक्शन को चुपचाप आकार दे रही होती हैं। सोचो एक छोटा बचपन का किस्सा। तुम्हें स्कूल में स्टेज पर भाषण देना था और तुम बीच में अटक गए। दर्शकों ने हंसी उड़ाई, तुम शायद उस वक्त रोए, शिक्षकों ने सांत्वना दी, माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा। तुम बच्चे थे, तुमने मूव ऑन कर लिया, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारे अंदर एक अदृश्य आवाज बन गई जो हर सार्वजनिक स्थिति में फुसफुसाती है, सावधान, तुम फिर शर्मिंदा हो जाओगे। अब जब तुम दफ्तर में प्रेजेंटेशन देते हो या किसी सभा में बात करते हो, तुम थोड़ा हिचकते हो। लोग समझते हैं तुम अंतर्मुखी हो, पर असल में वह एक पुरानी परत का असर है। इस तरह का छुपा असर जिंदगी के हर पहलू में होता है, रिश्तों में, करियर के चुनाव में, यहां तक कि तुम अपने खुद के सपनों के साथ कैसे बर्ताव करते हो उसमें भी। तुम्हें लगता है कि तुम सचेत रूप से चुन रहे हो, पर असल में तुम अपने अंदर स्टोर अनगिनत अदृश्य स्क्रिप्ट्स को फॉलो कर रहे हो। ये स्क्रिप्ट्स एक दिलचस्प चीज करती हैं, ये सिर्फ तुम्हारे अतीत के अनुभवों से नहीं बनती, ये दूसरों के विश्वासों, समाज के नियमों और परिवार के डर से भी आकार लेती हैं। अगर तुम्हारे माता पिता ने हमेशा कहा पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो तुम अवचेतन रूप से जोखिम से बचोगे, सुरक्षित नौकरी पसंद करोगे। चाहे तुम्हारे अंदर एक रचनात्मक चिंगारी हो जो व्यवसाय शुरू करना चाहती हो। अगर तुम्हारा बचपन एक सुरक्षात्मक माहौल में गुजरा है, तुम शायद ज्यादा सतर्क हो जाओगे, रोमांच से बचोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक एम्बेडेड स्क्रिप्ट है जो कहती है पहले सुरक्षा। अब यह समझना जरूरी है कि यह सब एक अदृश्य जंजीर की तरह काम करता है। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, पर तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारा ऑटो पायलट एक पुराने डाटा सेट पर चल रहा है। और जब तक तुम इस ऑटो पायलट को देख नहीं पाओगे, तुम अपनी जिंदगी की दिशा सचेत रूप से बदल नहीं पाओगे। मन के अंदर एक और परत होती है जो और भी पेचीदा है। यह वह परत है जो तुम्हें कुछ चीजें महसूस ही नहीं करने देती। हम अपने अंदर एक स्वाभाविक रक्षा तंत्र विकसित कर लेते हैं जो दर्दनाक यादों को दबाकर एक डिब्बे में बंद कर देता है। तुम उस डिब्बे का ढक्कन कभी नहीं खोलते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उससे सिर्फ दर्द निकलेगा। पर समस्या यह है कि वह डिब्बा अपना असर चुपके से तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में डालता रहता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर तुम कुछ खास तरह के लोगों की तरफ खिंचते हो या उनसे दूर भागते हो, क्योंकि वे तुम्हारे अंदर स्टोर किसी पुरानी कहानी को दर्शाते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण लो, अगर तुम्हारा पहला गंभीर रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ था जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं था, तुम अवचेतन स्तर पर या तो वैसे ही इंसानों को आकर्षित करोगे या फिर उनसे बेहद दूर भागोगे। तुम सचेत रूप से सोचोगे कि तुम बस अपने टाइप के लोगों को चुन रहे हो, लेकिन असल में तुम एक पुराने भावनात्मक टेम्पलेट को दोहरा या उससे बच रहे हो। ये बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न एक तरह से हमारे मन का संकेत होते हैं कि कुछ अधूरा है। जब तक तुम उन्हें सचेत रूप से संबोधित नहीं करते, वे दोहराते रहेंगे। बस अभिनेता बदलते रहेंगे, मंच बदलता रहेगा, पर कहानी का स्क्रिप्ट वही रहेगा। इस चीज का एक गहरा पहलू यह है कि हम अपने अनुभवों को एक सीधी रेखा की तरह समझते हैं, लेकिन हकीकत में वे एक ओवरलैपिंग नेटवर्क होते हैं। हर नया अनुभव तुम्हारे पुराने अनुभवों के साथ इंटरैक्ट करता है, उन्हें फिर से फ्रेम करता है, उनके मायने को हल्के से बदलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अतीत को पीछे छोड़ आए हो, लेकिन असल में तुम्हारा वर्तमान हर पल उस अतीत को दोबारा लिख रहा है, या तो उसे ठीक करके या फिर उसे और मजबूत करके। अब तुम सोच रहे होगे, इसका हल क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम अपने अतीत के कैदी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि तुम्हें अपने मन के अंदर देखना पड़ेगा, उस अदृश्य आर्काइव को खंगालना पड़ेगा। जब तुम एक पैटर्न को पहचान लेते हो, उसे देखते हो बिना उसके साथ जुड़कर, तुम धीरे धीरे उसके असर को तोड़ सकते हो। एक पल के लिए सोचो, तुम एक अंधेरे कमरे में हो जिसमें पुरानी फाइलें रखी हैं। तुम टॉर्च जलाते हो और एक एक फाइल निकालकर देखते हो। कुछ फाइलें तुम्हें दर्द देंगी, कुछ तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेंगी, कुछ तुम्हें समझाएंगी कि तुम आज जैसे बर्ताव करते हो वह क्यों। यह प्रक्रिया पहले असहज होगी,
लेकिन जैसे जैसे तुम इन फाइलों को पढ़कर उन्हें बंद करोगे, तुम्हारा कमरा रोशनी से भरने लगेगा। इस जागरूकता का एक जादुई असर होता है। तुम अपनी जिंदगी के दोहराए जाने वाले पैटर्न को तोड़ना शुरू कर देते हो। तुम वैसे फैसले लेना शुरू कर देते हो जो पहले असंभव लगते थे। तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे डर का असली स्रोत क्या है। तुम रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं तय करते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारी कीमत पुराने घावों से तय नहीं होती। और सबसे दिलचस्प चीज, जैसे जैसे तुम अपने मन की गहरी परतों को खोजते हो, तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी पहचान भी उतनी स्थायी नहीं है जितना तुमने सोचा था। तुम्हारा मैं ऐसा हूं वाला कथन एक भ्रम है, जो बस तुम्हारे अतीत के अनुभवों का एक स्नैपशॉट है। तुम अपने अंदर से पुरानी स्क्रिप्ट्स मिटाकर नई स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। तुम अपनी कहानी के लेखक बन सकते हो। एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम अपने अतीत से युद्ध नहीं कर रहे, तुम उसके साथ एक नृत्य कर रहे हो। तुम उसे अस्वीकार नहीं कर रहे, तुम उसे अपने वर्तमान में शामिल कर रहे हो, ताकि तुम अपने भविष्य को सचेत रूप से डिजाइन कर सको। और शायद तब तुम समझ पाओगे कि जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक सर्पिल है। तुम उसी बिंदु पर दोबारा आते हो, लेकिन हर बार एक ऊंचे स्तर पर, ज्यादा समझ के साथ, ज्यादा जागरूकता के साथ। अतीत की परछाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन अब तुम उन्हें सिर्फ अंधकार नहीं बल्कि गहराई के रूप में देख पाओगे। कभी कभी जिंदगी के बीचों बीच हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हर चीज एक अजीब सी एम्बिग्विटी में होती है। ना तो कुछ पूरा क्लियर होता है, ना पूरा डार्क। बस एक बीच की स्टेट होती है, जैसे सुबह होने से पहले का वो पल जब ना तो रात होती है ना दिन। इस सेगमेंट का एसेंस कुछ वैसा ही है, एक ट्रांजिशन फेज जहां तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा पर्पस और तुम्हारा एग्जिस्टेंस तीनों एक नई शक्ल लेने वाले होते हैं, लेकिन तुम्हें अभी उस शक्ल का अंदाजा नहीं होता। सोचो, तुम एक पुराने शांत रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो। रात का वक्त है, हर तरफ एक हल्की सी ठंड है, और हवा में वो सुकून भी है जो सिर्फ रात दे सकती है। प्लेटफॉर्म पर एक लंबे बेंच पर तुम अकेले बैठे हो, हाथ में एक गर्म चाय का कुल्हड़। सामने पतली सी रेलवे ट्रैक की लाइन जा रही है, सीधी, लंबी और होराइजन तक। तुम्हें पता नहीं कौन सा ट्रेन आने वाली है, कब आएगी या तुम्हें कहां ले जाएगी। तुम बस एक चीज जानते हो, तुम इस वक्त यहां हो और कुछ तो आने वाला है। लाइफ के ये पल एक साइलेंट मेडिटेशन की तरह होते हैं। बहुत लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा अनकंफर्टेबल लगती है। हम ह्यूमंस को कंट्रोल चाहिए होता है, प्लान चाहिए होता है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए होता है। लेकिन जब तुम इस बीच की स्टेट को एम्ब्रेस करते हो, तुम पाते हो कि यही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था राघव। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड पैटर्न में गुजारी थी। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी ने उसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया। ना जॉब थी, ना कोई क्लियर प्लान। पहले तो वो घबरा गया, दिन रात बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो बस एक हफ्ते के लिए प्लानिंग छोड़ देगा, बस अपने दिन को फील करेगा। वो मॉर्निंग वॉक्स पे गया, स्ट्रेंजर्स से बात की, लाइब्रेरी में कुछ रैंडम बुक्स उठाई और कभी कभी बस अपने शहर के कोने कोने में चलता रहा। उस हफ्ते के एंड तक उसने अपने लिए एक नई डायरेक्शन पाली थी, एक राइटिंग करियर का आइडिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो पॉज का फेज होता है ना, यही वो स्पेस देता है जहां तुम अपने अंदर की असली आवाज सुन सकते हो। जब तुम कॉन्स्टेंटली रेस में होते हो, तुम सिर्फ नॉइज सुनते हो, एक्सपेक्टेशंस का नॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नॉइज और सोसाइटी के रूल्स का नॉइज। लेकिन जब तुम रुक जाते हो, तुम्हें वो फेंट सी वॉइस सुनाई देती है जो तुम्हें बताती है कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो। तुम नोटिस करोगे कि नेचर भी इसी तरह काम करता है। हर साल एक सीजन आता है जिसे हम ऑटम या सर्दी के नाम से जानते हैं। जब पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, जमीन सूख सी जाती है और ऐसा लगता है जैसे लाइफ ने एक ब्रेक लगा दिया हो। लेकिन एक्चुअली वो ब्रेक नहीं होता, वो एक प्रिपरेशन होती है। पेड़ अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं ताकि जब बाहर आए तो फिर से नई शाखें, नए पत्ते और नए फूल आ सकें। जिंदगी का हर स्लो फेज, हर अनसर्टेनिटी का लम्हा एक इंक्यूबेशन का वक्त होता है। बस हम ह्यूमंस को पेशेंस कम होता है। हम चाहते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए। हम चाहते हैं कि अगला स्टेप अभी क्लियर हो। लेकिन अगर तुम खुद को अलाउ करोगे कि तुम कुछ वक्त के लिए बीच में रहो, तुम पाओगे कि तुम्हारा अगला स्टेप तुम्हारे पास खुद आ जाता है।
और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए भी सही है। तुम अपने आप को एक फिक्स डेफिनेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हो, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, मैं एक पेरेंट हूं या मैं एक आर्टिस्ट हूं। लेकिन जब तुम ट्रांजिशन फेज में होते हो, तुम देखते हो कि ये लेबल सिर्फ टेम्पररी मास्क्स हैं। तुम उन्हें उतारकर कुछ और बन सकते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी एक नदी की तरह है जो हर मोड़ पे अपना शेप बदलती रहती है। यह सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं हो, और जो तुम आज हो वो तुम कल नहीं होगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारे ड्रीम्स, ये सब हर दिन इवॉल्व होते हैं, लेकिन हम इनसे चिपक जाते हैं जैसे ये हमारी परमानेंट ट्रूथ हो। और जब वो ट्रूथ हिलता है हम डर जाते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा हिलना ही तुम्हारी ग्रोथ का सबूत है। सोचो, अगर तुम एक पुराने शहर की गलियों में चल रहे हो, हर मोड़ पे तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो अगला टर्न कहां ले जाएगा, लेकिन एकदम से तुम एक अननोन स्ट्रीट पे आ जाते हो। पहले तुम कंफ्यूज होते हो, लेकिन फिर तुम नोटिस करते हो कि उस स्ट्रीट में एक छोटा सा चाय का ठेला है, एक पुराना बुक स्टोर है और एक बेंच है जहां तुम बैठकर अपनी डायरी लिख सकते हो। तुम रियलाइज करते हो कि अगर तुम अपने प्लान्ड रूट पे चलते रहते, तुम ये सब कभी डिस्कवर नहीं करते। लाइफ के अनप्लान्ड टर्न्स भी वैसे ही होते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी तुम्हें एक जॉब नहीं मिली जो तुम चाहते थे, लेकिन उस वजह से तुम्हें एक और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। कभी तुम्हारा एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, लेकिन उस वजह से तुम अपने आप को पहले से ज्यादा डीपली समझ पाए। ये सब वही मोमेंट्स होते हैं जो तुम्हें बीच में रोक देते हैं ताकि तुम एक नई कहानी लिख सको। इस फेज में एक और चीज होती है, तुम्हारे अंदर का फियर एक्टिवेट होता है, फियर ऑफ द अननोन। और ये फियर तुम्हें या तो फ्रीज कर सकता है या तुम्हें इवॉल्व करने का चांस दे सकता है। अगर तुम उस फियर को बस ऑब्जर्व करो, उसके साथ बैठो, बिना तुरंत उसे हटाने की कोशिश किए, तो तुम नोटिस करोगे कि वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। फियर का काम सिर्फ तुम्हें अवेयर करना है कि कुछ नया होने वाला है। मुझे एक बार हिमालय में ट्रैक के दौरान ऐसा मोमेंट मिला था। हम एक माउंटेन पास क्रॉस कर रहे थे और बीच में एक बड़ा सा ग्लेशियर था। मुझे पता था कि इसके बाद का रास्ता स्मूथ होगा, लेकिन उस मोमेंट में बस वो वाइट एंडलेस आइस का स्प्रेड दिख रहा था। हर कदम रिस्की लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी पेस स्लो की, बस एक एक कदम लिया, तो मैं रियलाइज किया कि फियर का फील सिर्फ शुरुआत में होता है। जैसे ही तुम बीच में फुली प्रेजेंट हो जाते हो, तुम्हारा फोकस फियर से हटकर एक्सपीरियंस पर चला जाता है। जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। तुम्हें बस अपनी स्पीड स्लो करके एक एक कदम लेना होता है। तुम्हें हर स्टेप का टेक्सचर फील करना होता है। और फिर जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम काफी दूर आ गए हो, और वो भी बिना एग्जैक्ट प्लान के। शायद इस वक्त तुम भी किसी बीच की स्टेट में हो। शायद तुम एक नए डिसीजन का वेट कर रहे हो, एक नए चैप्टर का स्टार्ट फील कर रहे हो, या एक पुराने चैप्टर का क्लोजर। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस वक्त को जल्दी मत खत्म करो। इस पॉज को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि इसी पॉज में तुम अपने अंदर की सबसे गहरी आवाज सुन पाओगे। इसी पॉज में तुम अपनी असली आइडेंटिटी को नया शेप दोगे। और जब वो अगला ट्रेन आएगी, तुम उस पर चढ़ोगे, लेकिन अब तुम पैसेंजर नहीं, तुम अपने सफर के खुद के ड्राइवर होगे। दो नाइट वॉज काम, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तुम किसी बड़े राज के बिल्कुल करीब हो, लेकिन अभी तक उसका पर्दा नहीं उठा। सेगमेंट 9 शुरू होता है एक ऐसे पॉइंट से जहां तुम्हारी सोच अपनी पीक पर होती है, जहां तुम महसूस करते हो कि शायद तुमने दुनिया को समझने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे गहरा मोड़ छू लिया है। तुम अपने कमरे में बैठे हो, एक डिम लाइट जल रही है, बाहर हवा चल रही है, और एक पत्ते की हल्की सी खनक तुम्हें अपने अंदर खींच रही है। तुम सोच रहे हो, शायद हम जितना अपने आप को जानते हैं उतना ही हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। हम खुद को समझने के लिए सफर शुरू करते हैं, लेकिन जितना गहरा जाते हैं उतना ही एहसास होता है कि हम कितने अनजान हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का एसेंस है। तुम अपने आप को जाने बिना जिंदगी जी सकते हो, लेकिन जैसे ही तुमने अपने अंदर झांकने का फैसला लिया, तुम एक ऐसे मेज में घुस जाते हो जिसका एग्जिट तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में तुम नए सवाल पैदा कर रहे हो। हर जवाब एक नए प्रश्न का जन्म देता है, और हर प्रश्न तुम्हें एक और गहरा चक्कर कटवा देता है। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही है? एक ऐसी दुनिया जो तुम्हारे सपनों, यादों और डर से बनी है। तुम सोचते हो कि तुम अपने एक्शंस का कंट्रोल रखते हो,
लेकिन शायद तुम बस अपने अंदर के किसी और ही डायरेक्टर की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। हर दिन तुम एक स्टेज पर एक्ट करते हो, एक रोल प्ले करते हो, कभी दोस्त, कभी लवर, कभी एम्प्लॉई, कभी बेटा या बेटी। और जब तुम सोचते हो कि ये मैं हूं, तो एक और आवाज तुम्हारे अंदर से कहती है, पर कौन? ये कौन तुम्हारा असली सवाल है। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम एक लेयर्ड एग्जिस्टेंस जी रहे हो। ऊपर से तुम वही इंसान हो जो दुनिया को दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम एक ऑब्जर्वर हो जो बस देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जैसे तुम एक थिएटर में बैठे हो, अपनी ही जिंदगी का ड्रामा देख रहे हो। यह ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक अजीब शांति भी देता है और एक अजीब डर भी। शांति इसलिए कि तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम इतने भी स्टक नहीं हो जितना तुम सोचते थे, और डर इसलिए कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा है। अगर तुम मास्क उतार दोगे तो अंदर क्या मिलेगा? क्या तुम्हें अपना असली अस्तित्व पसंद आएगा या तुम उससे दूर भागोगे? रात अब और गहरी हो गई है। तुम्हारी सोच का फ्लो एक समंदर की लहरों की तरह हो गया है, कभी शांत, कभी तूफानी। तुम रियलाइज करते हो कि हम जितना अपने आप से भागते हैं, उतना ही हम अपने आप के करीब आते हैं, क्योंकि हर अटेम्प्ट अपने अस्तित्व को इग्नोर करने का एक्चुअली उसी को एक्सेप्ट करने की तरफ ले जाता है। तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आने लगती है कि शायद जिंदगी का मकसद कोई फाइनल ट्रूथ पाना नहीं है। शायद मकसद बस ये है कि हम अपने हर वर्जन को जी पाएं, हर मास्क, हर रोल, हर आइडेंटिटी, सबको एक्सेप्ट करके उनके साथ डांस करते हुए आगे बढ़ें। और जब कभी मास्क गिर जाए तो उससे डरना नहीं, बल्कि उस पल को सेलिब्रेट करना, क्योंकि वही पल तुम्हें तुम्हारे असली तुम के करीब ले जाता है। तुम्हारी आंखों के सामने अब सिर्फ एक इमेज है, एक लंबे सफर की, जिसमें तुम एक रास्ते पर चल रहे हो। रास्ता कभी सीधा है, कभी टेढ़ा, कभी अंधेरों से भरा हुआ, कभी रोशनी से। तुम्हें पता है कि तुम एंड तक पहुंचोगे या नहीं, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम चल रहे हो, और चलते हुए हर कदम तुम्हें तुम्हारे अंदर की गहराइयों से मिला रहा है। और शायद यही तुम्हारा सच है कि तुम एक जर्नी हो, डेस्टिनेशन नहीं। तुम एक प्रोसेस हो, प्रोडक्ट नहीं। और तुम्हारा काम है बस ये प्रोसेस को फील करना, उसमें खो जाना, उसका हिस्सा बन जाना। रात अपने अंतिम पलों में है, हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। तुम अपनी डायरी खोलकर एक लाइन लिखते हो, मैं अपने जवाब ढूंढने नहीं निकला था, मैं अपने सवालों को जीने निकला था। यह सेंटेंस तुम्हारे लिए एक क्लोजर जैसा लगता है, लेकिन तुम जानते हो कि यह क्लोजर भी एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तुम डायरी बंद करते हो, एक गहरी सांस लेते हो और महसूस करते हो कि तुम अपने अंदर के एक और दरवाजे तक पहुंच गए हो। उसके आगे क्या है, यह तुम कल देखोगे। शायद इसीलिए तुम मुस्कुराकर सो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर रात एक नया राज अपने साथ लाती है। सोचो, तुम एक छोटे से गांव के किनारे खड़े हो। शाम का समय है, सूरज अब बस दिखाई देना बंद होने वाला है और उसकी हल्की सी लाली पूरे आसमान को एक अजीब सुकून के रंगों में रंग रही है। तुम्हारे सामने एक छोटी सी कच्ची सड़क है जो आगे जाकर एक बड़े पेड़ के पास से मुड़ती है और उसके बाद कहीं गायब हो जाती है। आसपास हवा में मिट्टी की खुशबू है जो तुम्हें अपने बचपन की याद दिला रही है। वो दिन जब तुम्हारे लिए दुनिया इतनी बड़ी और इतनी अजीब थी कि तुम सिर्फ देखते जाते थे, समझने की जल्दी नहीं होती थी। इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले हो, न कोई शोर, न कोई भाग दौड़, न कोई फोन का नोटिफिकेशन जो तुम्हारी सोच तोड़ दे। सिर्फ तुम हो और ये शाम का पल। और शायद तुम इस बात को महसूस कर रहे हो कि जब तुम्हारे आसपास जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, तब तुम अपने अंदर की आवाजों को ज्यादा साफ सुन सकते हो। जैसे तुम्हारा मन तुमसे कुछ कहना चाहता है जो रोज की दौड़ भाग में दब जाता है। हवा थोड़ी ठंडी होने लगी है और तुम उस गांव की गलियों से होते हुए आगे बढ़ते हो। हर घर के आंगन में एक अलग कहानी चल रही है। कहीं चूल्हे पर रोटी सेंक रही मां, कहीं बच्चे मिट्टी में खेलते हुए अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं, और कहीं कोई बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा है, जैसे उसने जिंदगी का एक अलग ही राज समझ लिया हो। तुम इन सब चेहरों को देखते हो और तुम्हें लगता है हर एक के पास अपनी एक पूरी कहानी है। तुम्हारा मन कहता है काश तुम उनकी कहानी सुन पाते, काश तुम समझ पाते कि उनके लिए जिंदगी का मतलब क्या है। गांव के बीच से निकलते हुए तुम एक छोटे तालाब के पास पहुंच जाते हो। उसका पानी शाम के रंगों को अपने अंदर खींच रहा है, जैसे आसमान ने अपनी रोशनी उसे उधार दे दी हो। तुम उसके किनारे बैठ जाते हो। मिट्टी थोड़ी ठंडी है और तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन पानी की हल्की सी लहरों के साथ
एक हो गई है। तुम्हें लगता है तुम इस वक्त किसी और जगह नहीं बल्कि यहीं रह सकते हो, हमेशा के लिए। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन की गहराइयों में डूबने लगते हो, एक आवाज तुम्हारी सोच को छेड़ती है। पहले वो बहुत हल्की होती है, जैसे हवा के साथ कोई फुसफुसाहट हो। तुम पल भर के लिए समझते हो कि शायद तुमने गलत सुना, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आती है, थोड़ी साफ, थोड़ी गहरी। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, लेकिन नाम से नहीं, तुम्हारे अंदर के किसी हिस्से को पुकार रहा हो जिसका तुम्हें अभी तक पता नहीं था। तुम एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हो, क्या यह सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है या शायद तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारे अंदर एक हल्का सा डर भी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी, जो तुम्हें वहां से उठने नहीं देती। तुम हवा में गुनगुनाहट को महसूस करते हो और तुम्हें लगता है कि पानी की लहरों के बीच कुछ लिखा हुआ है, कोई पैगाम, कोई राज। लेकिन जैसे ही तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, वो लहरों के साथ बिखर जाता है। तुम समझने लगते हो कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने इसका मतलब पकड़ लिया है, लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारी उंगलियों के बीच से पानी की तरह निकल जाता है। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। शाम अब रात में बदल रही है। तालाब के किनारे छोटी छोटी जुगनू चमकने लगे हैं, जैसे आसमान ने अपने कुछ सितारे जमीन पर भेज दिए हों। तुम उन जुगनुओं को देखते हो और तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून भर जाता है। तुम सोचते हो शायद हम इंसान भी जुगनू की तरह ही हैं, अंधेरे में छोटे छोटे चमक के टुकड़े जो कभी एक साथ मिल जाते हैं और कभी अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। तुम वहां काफी देर तक बैठे रहते हो, समय का पता ही नहीं चलता। तुम्हारा मन इतना शांत है कि तुम्हें लगता है अगर कोई अब तुमसे पूछे कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, तो तुम बस ये कहोगे, ये पल, सिर्फ ये पल। न कल का टेंशन, न कल की प्लानिंग, बस ये शाम, ये तालाब, ये जुगनू और तुम्हारा अपना सांस लेना। और फिर जब तुम वापस उठते हो और अपने रास्ते पर चलने लगते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका होता है। तुम समझ गए हो कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब किसी किताब, किसी लेक्चर या किसी डिस्कशन से नहीं मिलता। वो मिलता है एक शांत शाम में, जब तुम अपने आप से सचमुच बात करते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम अपने अंदर के सवालों से भाग रहे थे, लेकिन वो सवाल तुम्हें दिखाना चाहते थे कि तुम कौन हो। तुम्हें अब यह भी समझ आ गया है कि हर चीज का सॉल्यूशन जल्दी नहीं आता। कुछ रास्ते धीरे चलने के लिए होते हैं, कुछ राज वक्त के साथ खुद सामने आते हैं। तुम्हारे अंदर जो आवाज आई थी, वो शायद अब भी कहीं है, हल्की लेकिन जिंदा। तुम उसे इग्नोर नहीं करते, तुम उसे अपने साथ ले जाते हो, जैसे एक दोस्त जो तुम्हें हर मुश्किल रास्ते पर याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। गांव की गलियां अब थोड़ी अंधेरी हो गई हैं, हर घर के अंदर रोशनी जगमगाने लगी है। कहीं से खीर बनने की मीठी खुशबू आ रही है, कहीं से रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा है। तुम्हारे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। तुम सोचते हो शायद जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम बना देते हैं। शायद सुकून वही है जहां तुम अपने साथ प्रेजेंट हो पूरे तरह से। आखिरी मोड़ पर जाकर तुम रुकते हो, पीछे मुड़कर एक बार फिर तालाब की तरफ देखते हो। जुगनू अब भी वहां चमक रहे हैं। तुम्हें लगता है जैसे वो तुमसे कह रहे हो, जब कभी तुम खुद को खो दो, यहां आ जाना, हम तुम्हें तुम्हारी रोशनी याद दिला देंगे। तुम हल्की सी सांस लेते हो और रात के आसमान के नीचे अपना सफर आगे बढ़ा देते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी के साथ। अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें महसूस होगा कि यह कहानी सिर्फ एक शाम का पल नहीं थी, यह तुम्हारे अंदर एक नई सोच का बीज थी जो धीरे धीरे उगने लगेगी। हर बार जब तुम अपने रूटीन, अपने स्ट्रेस, अपने डिस्ट्रैक्शंस में खुद को गुम पाओगे, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा तुम्हें वापस बुला लेगा, एक ऐसी जगह जहां तुम सिर्फ हो, अपने साथ, पूरे सच के साथ।